हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। तो पिछला लेक्चर हमारा फोर्स के बारे में हुआ था, जिसमें हमने फोर्स को पढ़ा था और फोर्स के दो टाइप जो कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा था। तो अभी हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें हम गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा प्लान था पिछले लेक्चर में गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पढ़ने का, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम अपने प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, जिसपे हम लोग सबसे स्टार्टिंग को समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि मोशन का कारण क्या है, मोशन क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम एक माइंड मैप बनाकर जब चलते हैं ना, तो चीजें इजी होने लगती हैं और समझ में अच्छे से आता है। तो मोशन के बारे में ये गैलीलियो साहब ने ही कुछ कुछ सोचना स्टार्ट किया था, और वहां से मोशन के कारण का खोज होना स्टार्ट हुआ था। तो जब आप स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ते चलेंगे तो आपको अच्छा से क्लियर होता जाएगा। तो आज का हम अपना पहला टॉपिक गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो गैलीलियो साहब को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो इन्होंने मोशन को ऑब्जर्व कर किया। सबसे पहले ये क्या किए थे, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा हमारे लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिएगा, इधर उधर की बातें बंद, और जो भी 20-25 मिनट का जो भी मेरा लेक्चर हो, जितने भी ड्यूरेशन का हो, थोड़ा आप फोकस करेंगे बोर्ड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो साहब अपने इस कॉन्सेप्ट से बताना क्या चाहते थे कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि क्या बोले थे कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कैसे इसको साबित किए थे? अब भाई आप बोल दोगे तो ऐसे थोड़ी दुनिया मान लेगा, उसको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कैसे दिए थे? इन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिया था, एक ये इंक्लाइन प्लेन है और एक इधर इंक्लाइन प्लेन लिया था। तो कुछ इस तरह से ऐसा दो इंक्लाइन प्लेन लिया था इन्होंने। फिर ये क्या किए थे कि इनको साबित क्या करना था। देखिए, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि करना क्या है, उसके अनुसार आप कुछ समझेंगे। ठीक है, तो इनको करना क्या था कि इनको साबित करना था कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये साबित करना चाहते थे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो लगातार करता जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव। ठीक है, तो ये कैसे इस चीज को प्रूव किए थे कि यहाँ पे एक मार्बल बॉल ले लिए थे। ठीक है, ये कोई मार्बल बॉल है, ये मार्बल बॉल यहाँ से ये ड्रॉप किए। अब ये मार्बल बॉल लगातार रोल करता हुआ नीचे की तरफ आया, और फिर इधर से रोल करते हुए ये इस इंक्लाइन पे चढ़ता गया, इसके तरफ चढ़ता गया। इधर से नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद इधर से चढ़ने लगा ऊपर। ये बोले क्या कि ये जिस हाइट से नीचे गिरा, अगर ये इस हाइट से नीचे गिर रहा है, अगर ये इस हाइट से नीचे गिर रहा है तो फाइनली इसी हाइट पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, अब आप अगर डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो तो लगेगा कि यार हम यहां से गिराते हैं तो अगर उधर जाएगा तो उतना हाइट तक नहीं जाएगा। तो आखिर कारण क्या है कि वो बोले कि उसी हाइट पर जाकर रुकेगा? और आपको लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप चीजों को सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, वहां नहीं जाएगा, कुछ नीचे ही रह जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ नीचे ही रह जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। अभी आपको पढ़ना है कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। वैसे फ्रिक्शन हमेशा फोर्स को अपोज ही नहीं करता, कभी कभी पार्टिकल को मतलब बोलते हैं डेफिनेशन में कि फ्रिक्शन अपोजिज मोशन। ठीक है, अपोजिंग फोर्स है, मतलब मोशन के अपोजिट लगता है। तो ये आपके लेवल पे सही है, लेकिन जब आप 11th क्लास में जाओगे तो क्या होगा कि कभी कभी जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उस पर क्या होता है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम कुछ ऐसा होता है, एक ब्लॉक नीचे है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक लगा है। ठीक है, जब ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपोज ही करे।
किसी किसी केस में ऐसे भी होगा कि फ्रिक्शन जो है इस ऊपर वाले ब्लॉक को मोशन कराने में हेल्प करे। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स ही नहीं होता है, कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, जब फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन जब इसके मोशन को अपोज करेगा तो इसका वेलोसिटी अभी ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कुछ नीचे ही आकर रुक जाएगा। लेकिन जब आप फ्रिक्शन को भूल जाएंगे, और दो एजम्पशन इन्होंने लिया था, एक फ्रिक्शन था और एयर रेजिस्टेंस। जब आप फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं कि मतलब निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो ये जिस हाइट से गिरा था उसी हाइट पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या क्या एजम्पशन था? पहला एजम्पशन था फ्रिक्शन शुड बी निगलेक्टेड, फ्रिक्शन शुड बी निगलेक्टेड। दूसरा एजम्पशन क्या था? एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा। ठीक है, मतलब हवा का बाधा नहीं होना चाहिए। मतलब आप सोचिए, जब आप इधर मूव कर रहे हो और उधर से हवा आ रहा है तो आप मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ता है उसको एयर रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करना होगा। एयर रेजिस्टेंस शुड बी निगलेक्टेड। क्या क्या एजम्पशन था इस एक्सपेरिमेंट में? पहला एजम्पशन था कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरा एजम्पशन था कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोले थे कि जब इधर से आप बॉल को गिराते हो तो ये जिस हाइट से गिरा था उसी हाइट पे रुकेगा। अब अगर दोनों का इंक्लिनेशन सेम हुआ, दोनों प्लेन का इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल, अगर दोनों का एंगल सेम हुआ तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अब आप जैसे जैसे राइट हैंड साइड वाले का इंक्लिनेशन घटाते जाओगे, समझ रहे हो? अब अगर इसका इंक्लिनेशन कुछ ऐसा हो गया, इसका इंक्लिनेशन अगर इतना हो गया, घटा इसका इंक्लिनेशन, तो इसको इस हाइट पे तो जाना है, मतलब ये यहाँ आकर रुकेगा, यहाँ आकर रुकेगा, बॉल ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ आकर रुक जाएगा, फाइनली यहाँ आकर अब ये रेस्ट में आ जाएगा। और आप इंक्लिनेशन इसका घटाते हो, इसका इंक्लिनेशन और घटा, तो ये मतलब ओवरऑल जिस हाइट से गिरा था उसी हाइट पर इसको जाना है, तो ये यहाँ आकर रुकेगा। अब आप सोचो कि अगर इसी को आप एकदम हॉरिजॉन्टल कर दो, मतलब इंक्लिनेशन इसका एकदम जीरो कर दो, इस लाइन हॉरिजॉन्टल कर दो, मतलब ये लाइन यहाँ से उठाओ और ये एकदम यहाँ कर दो। जब ये इंक्लिनेशन जीरो हो जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पर आ जाएगा, तो यहाँ से ये गिरेगा और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि ये अपने हाइट तक तो पहुंचेगा ही नहीं, कभी पहुंच ही नहीं पाएगा अपने हाइट पे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि यहाँ से जब आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं बॉडी को, तो ये अगर फ्रिक्शन नहीं हो और एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो ये लगातार तब तक चलता जाएगा जब तक ये अपने हाइट तक पहुंच न जाए। और अब ये अपने हाइट तक पहुंच नहीं पाएगा तो ये लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब हम इस पे कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है, मेरा कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जा रहा है। तो यही था इनका कंक्लूजन। तो हम इनका कंक्लूजन लिखते हैं कि गैलीलियो साहब का कंक्लूजन क्या था। तो गैलीलियो साहब ने अपने कंक्लूजन में क्या दिया था कि जब भी किसी पार्टिकल के स्टेट को चेंज करना हो, मतलब वो रेस्ट में है तो हमको मोशन में लाना हो, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना हो, तो इसके लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जब तक आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा या मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वहां रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक बार आप जब उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे देते हैं, तो जब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की या अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही हम पढ़े थे ना कि वो लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म मोशन शो करता जाएगा, क्योंकि वो अपने हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा और वो लगातार चलता जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, तो कंक्लूजन को लिखते हैं कि एन
unbalanced force is required to initiate the मोशन। इनिशिएट द मोशन का मतलब मोशन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन तो क्या लिखे, एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन बट टू कंटिन्यू the uniform motion no net force is required। तो गैलीलियो साहब क्या बोले थे कि आपको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात बोले कि रिक्वायरमेंट फोर्स की होगी, लेकिन जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसको उसी स्टेट में रखने के लिए आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन खत्म होता है। आप एक बार अच्छे से चीज़ों को देख लें, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है एक बार ध्यान से उसको देखें। अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसको पीछे जाकर देखें, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब यहाँ से मोशन के कारण को समझ में आता है। अभी हमको यहाँ से क्या पता लगा कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए तो अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब भी कोई पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है तो उसको और मूव कराने के लिए यूनिफॉर्म मोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो गैलीलियो साहब ने जब अपना मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था तो न्यूटन साहब ने उसको काफी इज्जत से काफी गहरा स्टडी किया था, काफी डीप स्टडी किया था उसको। फिर उन्होंने इन सारी चीजों को पढ़ के एक कंक्लूजन दिया था जो कि उनके 3 लॉ के फॉर्म में आपके सामने आए थे। तो ये सारे लॉ उन्होंने शायद 1686 में दे दिया था। ठीक है, तो सब बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करके उन्होंने अपने 3 लॉ को दिया था, और ये 3 लॉ आपका लाइफ चेंज करने वाला लॉ है। मतलब आप इस यूनिवर्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते इन 3 लॉ के बिना। तो अब आप जो कुछ भी आप मतलब इन 3 लॉ के बारे में सोच सकते हैं कि उस टाइम का फिजिक्स कैसा रहा होगा, उस टाइम में लोग क्या पढ़ाई किया करते होंगे। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में कभी सोचें तो मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि उन 3 लॉ में से जो पहला लॉ है वो क्या है। तो पहला लॉ का स्टेटमेंट है, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन वांट्स टू बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो क्या है कि कोई भी बॉडी, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। तो क्या है इसमें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो लगातार मोशन में रहना चाहेगी। ये जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया था कि अगर वो मोशन में है तो लगातार मोशन में रहना चाहेगी, ये गैलीलियो साहब ने भी पहले बता रखा है। बताया था ना गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में, जब किसी इंक्लाइन से गिरेगा तो उसी हाइट पर जाना चाहेगा, लेकिन क्योंकि उसका इंक्लिनेशन 0 होगा तो लगातार मूव करते रह जाएगा। अब इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वे में बताया था और थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बताया था, लेकिन चीजें तो दोनों ने एक ही बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो इस लॉ को गैलीलियो साहब का भी लॉ बोला जाता है, उसको मैं बाद में थोड़ा उस पर डिस्कस करूंगा। अभी बात करता हूँ कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो इसमें अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि इस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो न्यूटन साहब ने जो अपना फर्स्ट लॉ दिया था, इसके 3 पहलू हैं, 3 पॉइंट्स हैं इनके। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम बारी बारी से काफी अच्छे से एकदम डीप स्टडी करते हुए उनको समझेंगे।
तो न्यूटन साहब का पहला लॉ था, उसके तीन पार्ट में उसको हम समझते हैं। तो इसका पहला पार्ट है कि अ बॉडी इन रेस्ट, पहला पार्ट है, तीन पार्ट को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ बॉडी इन रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट। पहला पॉइंट क्या है, अ बॉडी इन रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट। आप अपने डेली लाइफ में इस चीज को देखो तो एकदम सही लगेगा आपको। एक चेयर है, वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही है जब तक आप उसको धक्का बक्का न दो, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, उस पर हम बात करते हैं। तीन पार्ट है उसका, एक पार्ट हम देख लिए कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। दूसरा पार्ट क्या है, अ बॉडी हैविंग, या लिखते हैं, यहां लिखेंगे हम, अ बॉडी शोइंग यूनिफॉर्म मोशन a body showing uniform motion wants to be in uniform motion। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, अ बॉडी शोइंग यूनिफॉर्म मोशन वांट्स टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है तो वो लगातार उसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। जब आप इस लॉ को अपने डेली लाइफ में देखोगे तो ये लगेगा कि यार ये तो गलत लॉ दे दिया, ये तो न्यूटन साहब सटिया गए क्या, गलत लॉ दे दिए। तो गलत लॉ कैसे आपको लगेगा, जैसे आप बोलोगे कि यार ये लॉ गलत दे दिया है सर ने, तो क्यों गलत दे दिया, कि जब मैं साइकिल चलाता जाता हूँ तो साइकिल पहले मोशन में था, लेकिन अगर मैं पेडलिंग स्टॉप कर दूं, मैं पेडल मारना बंद कर दूं, पेडलिंग बंद कर दूं, तो वो किसी पॉइंट पे जाकर वो रुक जाता है साइकिल। तो ऐसा क्यों होता है, और सर ने तो बोला है कि अगर वो मोशन में है तो लगातार मोशन करता रहेगा। तो फिर वो साइकिल रुका क्यों जब मैं पेडलिंग स्टॉप कर दिया, तो वो रुका इसलिए था क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा था, एयर रेजिस्टेंस है। दो एजम्पशन हम बताए थे ना गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में, तो उन्हीं दो चीजों की वजह से वो साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो ये लॉ इनका गलत नहीं था, ये लॉ के लिए इन्होंने इस पॉइंट के लिए दो एजम्पशन लगा रखे थे, जो कि एक फ्रिक्शन था और दूसरा कौन सा था, एयर रेजिस्टेंस। ये काफी ध्यान रखने वाली बात है। आप एजम्पशंस कोई आदमी आपको अगर पूछ दे कि क्या क्या एजम्पशन गैलीलियो साहब ने लिया था, न्यूटन साहब ने इस पॉइंट को बताने के लिए क्या क्या एजम्पशन लिया था, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। तो क्या था सेकंड पॉइंट, अ बॉडी शोइंग यूनिफॉर्म मोशन वांट्स टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी एक सही पॉइंट है। तो थर्ड पार्ट क्या है, लिखते हैं, अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, a body moving in straight line continues to move on the same straight line or it will not change its direction until an external force is applied। तो क्या लिखा है कि a body moving in straight line continues to move on the same straight line or it will not change in its direction until an external force is applied। क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करने के बाद हम बात करते हैं इनर्शिया और मास के बारे में। तो सबसे पहला टर्म है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है, लिखता हूं मैं, इनर्शिया इज derived from a Latin word
inert, which means unchanging. तो इनर्सिया क्या है? इनर्सिया एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड इनर्ट है, इस इनर्ट से डिराइव हुआ है, और इस इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनचेंजिंग। तो क्या अनचेंजिंग? इसका स्टेट। तो इनर्सिया है क्या? लिखते हैं यहाँ पे, इट इज द property of a body to resist a change in its state. इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके स्टेट के चेंज को रेसिस्ट करता है। मतलब वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, और उस स्टेट को जो भी चेंज करना चाहता है उसका विरोध करता है। क्या होता है इनर्सिया? इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। कुछ भी, अगर कोई भी फोर्स उसके स्टेट को चेंज करना चाहता है तो वो उसको रेसिस्ट करता है। जैसे अगर मेरे सामने कोई एक ब्लॉक हो, उसको मैं धक्का दूं, तो इनर्सिया क्या करेगा कि उस मेरे फोर्स को अपोज करेगा। मतलब मैं उसको मोशन में लाना चाह रहा हूं, लेकिन वो मोशन में आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, जैसा कि हम देखे हैं कि इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब वो स्टेट के चेंज को रेसिस्ट करना चाहता है। अब देखो, एक छोटा सा ब्लॉक है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो वो मेरे फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, मेरे फोर्स का अपोज कर रहा है, वो मोशन में नहीं आना चाहता है, लेकिन फिर भी हम हावी हो जाते हैं और हम उसको पावर फोर्स लगा के उसको मूव करा देते हैं। अब थोड़ा और बढ़ा लो, उसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, और बढ़ा लो, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, बहुत बड़ा ले लो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए। इसलिए हम ये बात को कह सकते हैं कि जितना ही ज्यादा मास होगा, दैट्स वाई, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि वी कैन से दैट larger the mass, larger the inertia। मतलब जितना ही ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्सिया होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो हमारे फोर्स को अपोज करेगा। एंड स्मॉलर द मास, स्मॉलर इज द इनर्सिया। तो जितना ही ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्सिया होगा, और जितना ही छोटा मास होगा उतना ही कम इनर्सिया होगा। सही लिखा मैंने, स्मॉलर ही लिखा है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्सिया, और जितना छोटा मास उतना ही कम इनर्सिया। तो इनर्सिया हम पढ़े। अब यहाँ हम कुछ मास के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ से मास का डेफिनेशन क्या निकल के आता है? मास है क्या? यहाँ मैं लिखता हूं, इनर्सिया हम समझ गए, मास क्या है? तो यहाँ लिखेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया। मास क्या है? मास इनर्जिया को मेजर करता है। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्सिया, जितना कम मास उतना कम इनर्सिया। ओवरऑल हो क्या रहा है कि जो इनर्सिया है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। पता चल रहा है क्या? जो इनर्सिया है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास क्या है? मास इनर्सिया का मेजर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इनर्सिया के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, और तीसरा क्या है? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। 3 चीजें। तो हम बात करते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट एक किसी भी बॉडी का इनएबिलिटी है उसका रेस्ट के स्टेट को चेंज न कर पाने की। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज द inability
of a body, it is the inability of a body to change its state of rest. मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मतलब उसके पास ये क्षमता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है अपने स्टेट रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, तो ये उसका इनएबिलिटी है, वो उसमें एक कमी है कि वो रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है। अब इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि जब कोई भी बस चल रहा होता है, ठीक है, तो जब वो स्टार्ट होता है अचानक से, बस देखो बस पे आप बैठे हो, बस चल रहा है, अगर वो अचानक से स्टार्ट होता है तो आपको जर्क लगता है क्या? जब अचानक से स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ, मतलब ऐसे होता है, ऐसे हो जाते हो अचानक से अगर स्टार्ट हुआ तो वो होता क्या है कि आप पहले रेस्ट में होते हो, आपका बॉडी रेस्ट में है और बस मोशन में आ जाता है, तो आप रेस्ट में रहना चाहेंगे, तो जब वो मोशन में आ जाता है तो आप फिर भी रेस्ट में रहना चाहते हो, मतलब आप जहाँ थे वहीं रहना चाहते हो, तो आपको एक जर्क लगता है। अब फिर वो जैसे ही आप मोशन में आ जाते हो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर आप मोशन में रहना पसंद करने लगते हो। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी कारपेट पे डंडे मारते हो, ठीक है, अगर आप किसी कारपेट पे डंडे मार रहे हो तो होता क्या है कि कारपेट मूव करता है, कारपेट मूव करने लग जाता है और कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। तो अब आप जैसे जैसे डंडे मार रहे हो कारपेट पे, तो कारपेट आपका हिल डुल रहा है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में है, इस वजह से डस्ट पार्टिकल गिर जाता है, वो कारपेट के साथ साथ मूव नहीं कर पाता है। तो अपना दूसरा जो इनर्शिया का टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? पार्टिकल का इनएबिलिटी होता है कि वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज न कर पाए। तो क्या लिखेंगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। अब बस का एग्जांपल लो कि जब आप बस में बैठे रहते हो, बस चल रहा होता है, जब भी अचानक से ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो जब ब्रेक अप्लाई करता है तो आप आगे की तरफ आपको जर्क लगता है क्या? ऐसे आगे की तरफ जर्क लगता है। तो वो जर्क क्यों लगता है? आप मोशन में थे और ड्राइवर आपको रेस्ट में लाना चाह रहा है, बस भी मोशन में, आप भी मोशन में हो, आप बस के कांटेक्ट में हो, आप दोनों लोग मोशन में हो। अब जब ब्रेक अप्लाई होता है तो बस रेस्ट में आ जाता है और आप अब भी मोशन में रहना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे, ठीक है। ब्रेक अप्लाई हुआ, बस रेस्ट में आ गया और आप मोशन में ही रहना चाहोगे, इसलिए आपको जर्क लगेगा। अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई बस चल रहा होता है और आप उस बस से कूद जाते हो, तो होता क्या है कि आप मोशन में होते हो और आप जब बस से जंप करते हो तो आप रेस्ट में आना चाहते हो, इस वजह से आप गिर जाते हो। तो ये एक सावधानी बरतने की चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप मोशन में थे, बस भी मोशन में था, और जब आप जंप करते हैं तो आपको रेस्ट में आने की कोशिश नहीं करना है, आपको मोशन में रहना है, और मोशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में बस का मोशन हो रहा था, ठीक है। अगर आपकी बस इधर की तरफ मूव कर रही है, आप इसे जंप करते हो, तो आपको रुकना नहीं है, आप भी इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दो, फिर आपका मुंह नाक सब सही सलामत बचा रह जाएगा, नहीं तो उसकी गारंटी भैया हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं। तो अब अपना थर्ड टाइप जो है, टाइप ऑफ इनर्शिया में थर्ड टाइप जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया मतलब रेसिस्ट करना, मतलब अनचेंजिंग। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो लिखेंगे इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी बॉडी जो है वो अपना डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं करना चाहेगा, कोई भी बॉडी है वो अपना डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं करना चाहेगा। इसका एग्जांपल समझते हैं। कभी भी आप कार में बैठते हो और जब एक शार्प टर्न आता है, ठीक है, तो जब कार, पहले देखो कार, ये कोई पाथ है, ये रोड है आपका, ये रोड है, यहाँ से कोई शार्प टर्न आ गया, यहाँ कोई शार्प टर्न आ जाता है, ये आपकी कार है, ये आपकी कार लगातार इधर मूव करेगी, तो ये कार सही सलामत क्या मूव करती जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है आपकी कार। लेकिन जब ये कार आपकी यहाँ आ जाएगी, ये कार जब यहाँ आ जाती है तो इसको एक शार्प टर्न लेना होता है। तो जब ये कार शार्प टर्न लेगी तो इसमें बैठा हुआ जो आदमी है वो तो क्या करेगा, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा पहले,
पहले स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा, लेकिन जब एक शार्प टर्न आएगा तो क्या होगा कि ये मतलब जो इसमें बैठा हुआ आदमी होता है वो बेंड होता है इधर की तरफ, मतलब इसमें बैठा हुआ आदमी इधर की तरफ झुकेगा, मतलब इधर की तरफ आदमी बेंड होता जाता है। ठीक है, जब अगर कार इधर मूव करे तो आप इधर बेंड हो रहे हो। क्यों बेंड हो रहे हो? क्योंकि आप उस चेंज को रेसिस्ट करना चाहते हो। आपको आपके डायरेक्शन में जो चेंज लाया जाना चाह रहा है वो आप नहीं होने देना चाहते, आप उसको रेसिस्ट करते हो, बोलते नहीं मैं नहीं चेंज करूंगा, मैं सीधा चला था मैं सीधा चलूंगा, लेकिन आपको जबरदस्ती चेंज करा दिया जाता है। तो होता क्या है कि आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मैं स्ट्रेट पाथ में ही मूव करूं, मतलब आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहोगे, और जब आपके साथ जबरदस्ती की जाए तो आपको एक जर्क लगता है साइड की तरफ। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो आज का टारगेट था वो हम खत्म कर चुके हैं। हमने आपको गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन का एक फील दिया था, जबरदस्त फील दिया था। फिर हम आपको वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ को कवर किए थे और फर्स्ट लॉ को 3 पॉइंट के तहत समझा था। फिर उसके बाद हम आपको इनर्शिया और मास को समझाए थे, और उसके बाद हम आपको टाइप ऑफ इनर्शिया में 3 टाइप समझाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को का नोट्स मेंटेन करते जा रहे होंगे। जो हमारा एफर्ट है वो आपके फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए इफिशियंट होगा। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुटिक्स।